देर जो इसे बंद कर दीजिए। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग यू ऑल। नाउ तो सर गुड मॉर्निंग बेटा, सबको गुड मॉर्निंग। माइक आप कर लो बेटा, किसका है, घर से आवाज आ रहा है। तो कल हमने देखा था कि किस प्रकार से क्लासिफिकेशन में था। तो क्लासिफिकेशन में बेटा क्रम से होता गया। जैसे सबसे पहले बर्जीस ने क्लासिफाई करने का प्रयास किया, इसके बाद प्राउट ने, देन डाल्टन ने हेल्प किया, देन डॉबराइनर ने, और उसके बाद ड्यूमा ने, और ड्यूमा के बाद जो है न्यूलैंड थे। और किसका है बेटा, माइक से आवाज आ रहा है, आप कर लो। तो इसमें बेटा इसके बाद जो है न्यूलैंड का है, ये हिस्ट्री है, ये आपके यहाँ है नहीं, केवल एक जनरल में आपको बता देते हैं। तो नेक्स्ट है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड ने बेटा जो है अपना, हेलो सर वीडियो पॉज है और रुक आवाज आ रही है। आज बेटा कुछ अब नेटवर्क डिस्टर्ब है, फिर भी उसी में देखो, वीडियो ठीक हो जाए तो देखते रहना, उसी में पढ़ते हैं धीरे धीरे, है ना। तो फिर भी अमरेश सिंह आप कर लो बेटा, अमरेश्वर प्रताप सिंह। तो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, न्यूलैंड के समय में उस समय 56 एलिमेंट डिस्कवर थे, और न्यूलैंड ने बेटा 1863 में अपना जो है लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया था। एक चीज ध्यान देना, वर्जीनियस के बाद और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के पहले जितने लोगों ने भी पीरियोडिक टेबल दिया, सभी एटॉमिक मास पर ही आधारित थी, ठीक ना। वर्जीनियस के बाद और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के पहले जितनी भी पीरियोडिक टेबल आप पढ़ोगे, सभी ने एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को एटॉमिक मास से रिलेट किया। क्लियर रविराज सिंह। तो इस तरह से क्या होगा बेटा कि न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या था, ये तो आप लोग पढ़ चुके हो। न्यूलैंड ने क्या बताया, इफ वी अरेंज्ड all the element in the increasing order of their atomic weight, every eighth element shows similar properties same as the musical notes or musical order. This is known as न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड ने बताया बेटा कि अभी अगर हम सभी एलिमेंट को उनके एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें, तो हर 8वां एलिमेंट सिमिलर प्रॉपर्टी शो करता है, जैसे कि म्यूजिकल नोट्स या म्यूजिकल ऑर्डर शो करते हैं, और इसे ही हम न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव कहते हैं। वंस अगेन, अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, if we arrange all the element in the increasing order of their atomic weight, every eighth element shows similar properties same as the musical notes or musical order. This is known as न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। जैसे न्यूलैंड ने क्या बताया, जैसे कि बेटा अगर हम पॉज है, वेट कर लो बेटा, नेटवर्क हो सकता है अनस्टेबल हो, ठीक। तो जैसे स रे ग म प ध नी, ठीक ठीक वेट कर लो, वीडियो ऑन होगा तो बता देना, मैं फिर से शुरू कर दूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 एंड अगेन स, देन 8। वीडियो क्लियर हो जाए तो बताना बेटा। यस सर, ठीक, देखो तो उस समय न्यूलैंड ने क्या किया, जैसे संगीत के जो स्वर हैं बेटा, जिनको म्यूजिकल नोट्स कहते हो, सा रे ग म प ध नी, और नी के बाद अगेन सा जाता है, यानी 7वें स्वर के बाद 8वां स्वर अगेन सा आता है।
इसी तरह से अगर एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास के क्रम में लिखें तो लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, देन सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, देन पोटेशियम, देन कैल्शियम। इसके आगे के एलिमेंट, जो एलिमेंट फॉलो करते हैं, मैंने आपको उन्हीं को दिखाया है, अदर एलिमेंट को मैंने नहीं शो किया है। इसमें देखो बेटा, लिथियम से चलो तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड एर्थ, 8वां एलिमेंट सोडियम है, प्रॉपर्टी सेम हो गई। अगेन सोडियम से 1 2 3 4 5 6 7 8, पोटेशियम की प्रॉपर्टी सेम। इसी तरह से बेरिलियम के बाद 8वां एलिमेंट मैग्नीशियम है, देन कैल्शियम है। इनकी प्रॉपर्टी आपस में क्या है, सेम होती है। और इस तरह से न्यूलैंड ने एलिमेंट को बताया कि अगर हम एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करें तो जैसे संगीत के स्वर या म्यूजिकल नोट्स में हर 8वां एलिमेंट स्वर रिपीट होता है, नी के बाद अगेन सा जाता है, उसी तरह से हर 8वां एलिमेंट प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटी शो करता है। और इसी को हम न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव कहते हैं। फिर से एक बार देख लो बेटा, उस समय अगर वीडियो पॉज रहा हो तो क्या होगा। न्यूलैंड ने बताया बेटा कि इफ वी अरेंज all the element in the increasing order of their atomic mass, every eighth element shows similar properties same as the musical notes or musical order। त्रिपाठी सर का देखिए तो। हेलो, हाँ सर बताइए। दौड़ के जाइए, दौड़ के। हाँ गिरी सर। हाँ क्या हुआ गिरी सर? हेलो, क्या सर? हैं? ठीक तो है। हेलो, तो यहाँ पर क्या हो बेटा, आप कर लो बेटा, माइक आप कर लो। हेलो, किसकी आवाज आ रही है? गिरी सर, आवाज आ रही है सर आपकी। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा कि न्यूलैंड ने बताया कि इफ वी अरेंज ऑल द एलिमेंट इन का इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट, every eighth element shows similar properties same as the musical notes or musical order. This is known as Newland's law of octave. Clear? अब इसको आपने पढ़ा ही है कि न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव का ड्रॉबैक क्या था। तो फर्स्ट, पहला ड्रॉबैक क्या था कि न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव इज एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम, यानी कैल्शियम तक के एलिमेंट न्यूलैंड्स के लॉ ऑफ ऑक्टेव को फॉलो करते हैं, इसके आगे के एलिमेंट फॉलो नहीं करते हैं। जैसे स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वेनेडियम है, क्रोमियम है, आयरन है, ये सब एलिमेंट न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव को फॉलो नहीं करते हैं। दूसरा इनका प्रॉब्लम क्या था, वो इनके प्राउड की बात थी। न्यूलैंड थोड़ा प्राउडी किसके थे, प्राउडी इसलिए कि न्यूलैंड ने बताया कि ओनली 56 एलिमेंट आर प्रेजेंट इन द यूनिवर्स एंड ऑल ऑफ देम आर डिस्कवर, दैट इज नो एक्स्ट्रा एलिमेंट आर प्रेजेंट इन द यूनिवर्स। लेकिन हम जानते हैं कि a lot of elements are discovered after the Newland and now around 116 elements are discovered. Clear? अभी तक जो है करीब 116 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं। तो इस तरह से क्या पाया गया बेटा, 118 बेटा डिस्कवर नहीं है, ठीक ना। पीरियाडिक टेबल हम लोग 118 का बनाते हैं, लेकिन अभी दो एलिमेंट जो हैं 15 एंड 17 ये अभी अनडिस्कवर्ड है, इन्हें खोजा जाना बाकी है, ये टू बी डिस्कवर्ड है। बट हम उनको IUPAC के आधार पर नाम दे देते हैं, आपको बताएंगे कैसे नॉमेनक्लेचर किया जाता है बाद में। तो न्यूलैंड ने बताया था कि ओनली 56 एलिमेंट आर प्रेजेंट इन द यूनिवर्स एंड ऑल ऑफ देम आर डिस्कवर्ड। दिस वन वाज रॉन्ग एंड वी ऑल नो दैट कि a lot of element are discovered after the न्यूलैंड। एक और इनकी प्रॉब्लम क्या थी कि न्यूलैंड प्लेस्ड अनलाइक एलिमेंट इन द सेम स्लॉट। अनलाइक एलिमेंट का मतलब है जिनका नेचर डिफरेंट होता है
उनको भी एक साथ रख दिया। जैसे फ्लोरीन और क्लोरीन के ग्रुप में ही किसको रखा, कोबाल्ट और निकिल वगैरह को। निकिल को। फ्लोरीन क्लोरीन वगैरह बेटा नॉन मेटल है, वेरी लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, जबकि कोबाल्ट निकिल स्ट्रांगली मेटेलिक होते हैं, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। यानी दोनों के कैरेक्टर 100% अपोजिट आप कह सकते हो हैं, फिर भी दोनों को एक साथ रखा था। ये भी इनका ड्रॉबैक था। लेकिन इस ड्रॉबैक के अलावा इनमें अच्छाई भी थी कि ये आज तक का मतलब कि जब इन्होंने अपना पीरियाडिक टेबल दिया था, दैट इज 1863 में, उस समय तक की सभी पीरियाडिक टेबल में सबसे बेस्ट था। दूसरा, पहली ऐसी पीरियाडिक टेबल थी जिसमें सभी एलिमेंट को इंक्लूड किया गया था। इसके पहले के जितने क्लासिफिकेशन थे उसमें सभी एलिमेंट इंक्लूड नहीं होते थे। तो ये इनका सबसे बेस्ट तरीका था, बेस्ट जो है टेबल था। और इसके बाद जो है बेटा लोदरमेयर ने और एक और साइंटिस्ट थे कैंकार्डोइस, है ना। कैंकार्डोइस का कल हमने नाम नहीं लिखा था, बहुत उनका हल्का सा कंट्रीब्यूशन था, लेकिन आपको उनका भी बता देते हैं। कैंकार्डोइस ने 1862 में दिया था, इनसे एक साल पहले। और कैंकार्डोइस ने क्या किया था बेटा, इन्होंने भी क्या किया, एक सिलेंडर टाइप का बनाया। और सिलेंडर टाइप में क्या किया, एटम को एटॉमिक मास के, यानी एलिमेंट को एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में अरेंज किया। और ये पाया कि जो एलिमेंट आमने सामने होते थे या जो एक निश्चित प्लेस पर होते थे, एक निश्चित ऊंचाई पर या डिस्टेंस पर प्रेजेंट होते थे, उनकी गुड मॉर्निंग बेटा, उनकी प्रॉपर्टी सेम होती थी। लेकिन इसका जो है साइंटिस्टों के ऊपर कोई विशेष अटेंशन नहीं हो पाया, क्योंकि ये प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पाता था एलिमेंट को। इसी तरह से एक साइंटिस्ट थे बेटा लोदरमेयर। लोदरमेयर ने 1868 में पीरियाडिक टेबल को अरेंज किया था। और लोदरमेयर ने क्या किया था बेटा, लोदरमेयर ने 1868 में जो पीरियाडिक टेबल बनाया, लोदरमेयर ने 1868 में किया बेटा। उस समय तक करीब 61 एलिमेंट डिस्कवर थे, है ना। और इन्होंने क्या किया कि एटॉमिक वॉल्यूम, है ना, एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास में एक ग्राफ प्लॉट किया। ध्यान दो बेटा, लोदरमेयर ने जो पीरियाडिक टेबल बनाया बेटा, उन्होंने एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास में एक ग्राफ प्लॉट किया जो इस तरह से था। ये इस तरह से ग्राफ था। इसमें क्या था कि जो टॉप था बेटा, इस पर जो है एल्कली मेटल थे, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, इस तरह से एलिमेंट थे। और इसके नीचे, जैसे लिथियम के नीचे क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम, आपका बेरिलियम है, देन सोडियम के नीचे मैग्नीशियम, इस तरह से एलिमेंट अरेंज थे। लेकिन ये भी क्लासिफिकेशन सभी एलिमेंट को प्रॉपर प्लेस देने में अक्षम रहा, यानी प्रॉपरली जो है एलिमेंट को क्लासिफाई करने में ये भी क्लासिफिकेशन जो है अनेबल था, या लोदरमेयर जो है एलिमेंट को प्रॉपरली क्लासिफाई करने में अनेबल थे, या सभी एलिमेंट को प्रॉपरली प्लेस नहीं दे सके, सभी को प्रॉपरली क्लासिफाई नहीं कर सके थे। और इस तरह से लोदरमेयर का जो एफर्ट था ये भी एलिमेंट को क्लासिफाई करने में असफल रहा। सबसे बेस्ट क्लासिफिकेशन इसके बाद जो है वो रशियन साइंटिस्ट डिमिट्री इवानोविच मेंडलीफ ने दिया था। और मेंडलीफ ने जो है अपना पीरियाडिक लॉ पहले दिया, मेंडलीफ्स पीरियाडिक टेबल। मेंडलीफ के समय बेटा 63 एलिमेंट डिस्कवर थे, और ये 1871 में अपनी पीरियाडिक टेबल को पब्लिश किया था। ओके, 1869 ना, नहीं बेटा, देखो आप देखोगे तो एक चीज और आपको प्रॉब्लम आएगी कि एनसीईआरटी में कहीं कहीं इंफॉर्मेशन थोड़ा सा रॉन्ग दिया है। आप अलग अलग बुक पढ़ोगे तो कंट्राडिक्शन क्रिएट करता है।
प्रॉब्लम क्या है, एनसीईआरटी में तो कहीं कहीं देखिए, आपकी एनसीईआरटी में स्पेशली मैं देख रहा था 1905 में मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल भी दिखा रहा है, ठीक ना। अच्छा, इसमें और आपको हम थोड़ा करेक्शन बता दें क्या है उसका एक्चुअल चीज। जब किसका माइक ऑन है बेटा, बार बार आवाज रिपीट हो रही है। हेलो, माइक आप कर लो बेटा, किसी की आवाज वो मेरी आ रही है साउंड में, जैसे आपने लगाया हो या कैसे भी आवाज रिपीट होकर सुनाई दे रही है। तो देखो बेटा कि मेंडलीफ ने पीरियोडिक टेबल जो है बेटा वो दो दिया था। एक जो 1869 की बात कर रहे हो, तो 1869 में मेंडलीफ ने पीरियोडिक ला दिया था, जो पीरियोडिक ला एटॉमिक मास पर डिपेंड करता था। और याद होगा आपने पढ़ा है, क्या कहते हैं कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। ये मेंडलीफ का मेन पीरियोडिक ला था, इस नाम से आपने पढ़ा होगा। और मेंडलीफ ने अपना पीरियोडिक ला 1869 में दिया था। इसके बाद 10th में अगर आप देखो पढ़े हो कि मेंडलीफ ने अपनी पीरियोडिक टेबल जो है बनाने के लिए, उसमें एक टॉपिक आपने पढ़ा होगा बेसिस ऑफ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। और मेंडलीफ ने उनका बेसिस ऑफ पीरियोडिक टेबल क्या था कि रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट विद हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। और इसके लिए भी आपने देखा होगा कि मेंडलीफ ने क्या किया था, 63 प्लेइंग कार्ड लिया, याद है ना, 63 प्लेइंग कार्ड लिया, उसमें सभी एलिमेंट का नाम लिख लिया, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, इस तरह से नाम लिखा। सभी के एलिमेंट का मास लिखा, उसका हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड, उसका ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड, इन सब को क्या किया, लिखा, उनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट को लिखा। इन सब को जब अरेंज किया बेटा, इसमें करीब 2 साल लग गए। और इसीलिए मेंडलीफ ने अपनी पहली पीरियोडिक टेबल, मेंडलीफ ने अपनी फर्स्ट पीरियोडिक टेबल जो है 1871 में जर्मन भाषा के एक लोकल न्यूज़पेपर में पब्लिश किया था। हेलो, वीडियो अनस्टेबल था, नेटवर्क हो सकता है पाज हुआ हो, फिर से सुन लो। मेंडलीफ ने बेटा 63 प्लेइंग कार्ड में सभी एलिमेंट के नेम लिख करके, उनके एटॉमिक मास, उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, उनका कलर, उनका हाइड्रोजन से कंपाउंड, उनका ऑक्सीजन से कंपाउंड, जब इन सब की स्टडी किया, और उस समय स्टडी किया बेटा जब इतने इंस्ट्रूमेंट डेवलप नहीं थे, इतना साइंस डेवलप नहीं था, तो करीब उनको 2 साल लग गए। और अगर आप आज के हिसाब से सोचो तो मेंडलीफ ने उन कंडीशन में 2 साल के अंदर स्टडी किया, बहुत ही बेस्ट उनका एफर्ट था। और उन्होंने 2 साल में ही इनकी प्रॉपर्टीज को जो है स्टडी करके अपनी पीरियोडिक टेबल को पब्लिश किया 1871 में। तो मेंडलीफ ने बेटा अपनी फर्स्ट पीरियोडिक टेबल 1871 में जर्मन भाषा के एक लोकल न्यूज़पेपर में प्रकाशित किया था। और इनकी पीरियोडिक टेबल के 1872 ना सर। देखो बेटा, इसमें मत परेशान हो, डेट में हिस्ट्री नहीं है, मैंने आपको बताया बुक वाइज आपको कंट्राडिक्शन मिल सकता है, ठीक ना, तो उसमें परेशान नहीं होना है। जैसे आपको बताऊं, मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में उस समय कितने एलिमेंट थे, इसके लिए अगर आप बुक पढ़ोगे, 3-4 बुक पढ़ो, तो किसी में तो 59 भी दिया है, एनसीईआरटी में दिया है सर, किसी में 59 दिया है, किसी में 63 दिया है, कहीं कहीं 62 एलिमेंट दिया है, लेकिन मोस्टली 63 दिया है, तो उसी को फॉलो करते हैं, 63 देते हैं। इसी तरह से आप दूर मत जाओ, आपने 10th की बुक में पढ़ा होगा, एनसीईआरटी में दिया है 1871 में पब्लिश किया, बाद में कहीं कहीं 1872 भी दे दिया है, ठीक ना। तो हम लोगों का हिस्ट्री नहीं है, हम लोगों का मेन मोटिव है मेंडलीफ ने पीरियोडिक टेबल दिया, यानी इसी रेंज में दिया है, ठीक। तो वो बुक के कारण होता है, और बुक जो लिखेगा वही हम आप लोग पढ़ेंगे, है ना। फिलहाल टॉपिक पे आते हैं बेटा। तो मेंडलीफ ने जो बेटा अपनी मेन पीरियोडिक टेबल दिया, उसका मेन पीरियोडिक लॉ क्या था, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। अब द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल क्या था, पहले भी पढ़ चुके हो आप लोग, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। Yes, sir. कि क्या था, देयर वेर 12 सीरीज एंड 8 ग्रुप्स इन द मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। मेंडलीफ ने बेटा जो पीरियोडिक टेबल बनाया उसमें 12 सीरीज और 8 ग्रुप्स थे।
सेकेंड पॉइंट, हॉरिजॉन्टल, माइक आप कर लो बेटा, हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड सीरीज व्हाइल वर्टिकल कॉलम एंड ग्रुप आर कॉल्ड ग्रुप्स। जैसे हॉरिजॉन्टल रोज माने जो इस तरह जा रहा है बेटा, ये सीरीज होगा, और जो ऊपर से नीचे की ओर आएगा वो ग्रुप होता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, इन ऑल दीज सीरीज एंड ग्रुप्स all the elements are placed in the increasing order of their atomic mass। आवाज माइक आप कर लो बेटा, घर से आवाज आ रही है। अनुराग कुमार ध्यान दो बेटा, in these series all the elements are placed in the increasing order of their atomic mass। next, in the group earth, एर्थ ग्रुप में मेंडलीव ने 3 एलिमेंट्स को एक साथ रखा, जैसे आयरन, कोबाल्ट एंड निकिल। इन एलिमेंट को एक साथ रखा और इन एलिमेंट को क्या नाम दिया? ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं इसका डिटेल हम लोग बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल अभी आप जान लो कि एर्थ ग्रुप में मेंडलीव ने 3 एलिमेंट्स को प्लेस किया, और जैसे आयरन, कोबाल्ट और निकिल को, इनको जो है इन्होंने ट्रांजिशन एलिमेंट नाम दिया। नेक्स्ट पॉइंट, समटाइम्स मेंडलीव रीअरेंज द एलिमेंट। रीअरेंज द एलिमेंट का मतलब है कि जैसे आयोडीन और टेल्यूरियम है बेटा, आयोडीन जो है इसका मास टेल्यूरियम से कम होता है, फिर भी टेल्यूरियम को पहले रखा गया है, आयोडीन को बाद में रखा गया है। उसका रीजन क्या था कि आयोडीन जो है उस ग्रुप से सिमिलरिटी नहीं शो करता था, लेकिन थोड़ा आगे रखने पर यानी हैलोजन फैमिली से, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन वाली फैमिली से सिमिलरिटी शो करता था, इसलिए उसको फ्लोरीन, क्लोरीन के साथ थोड़ा आगे रखा गया। इसीलिए हमने यहाँ पर क्या वर्ड यूज किया कि समटाइम्स मेंडलीव रीअरेंज द एलिमेंट ड्यू टू change or dissimilarities in the properties of element like iodine and tellurium। आयोडीन का मास कम होता है, टेल्यूरियम का अधिक होता है, फिर भी टेल्यूरियम को पहले रखा गया है और आयोडीन को बाद में रखा गया है। रीजन उसका है क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं थी। ओके, नेक्स्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का कि मेंडलीव लीव द सम गैप इन द पीरियोडिक टेबल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंडलीव का कैरेक्टर है इनकी प्रॉपर पीरियोडिक टेबल का कि मेंडलीव लीव द सम गैप इन द पीरियोडिक टेबल। व्हाई? बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट डू नॉट वेरीड विद द एलिमेंट प्रेजेंट इन दैट ग्रुप, एंड सो मेंडलीव टोल्ड दैट कि these elements are present in the universe but these are yet to be discovered। फिर से ध्यान दो बेटा, नेटवर्क थोड़ा गड़बड़ था बीच में। मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल में कुछ गैप रखा, और गैप रखा क्यों रखा? क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी जो ऊपर के एलिमेंट थे उस ग्रुप में सिमिलरिटी शो नहीं करते थे, इसलिए गैप रखा और बताया कि ये एलिमेंट यूनिवर्स में प्रेजेंट हैं बट दीज आर येट टू बी डिस्कवर्ड, यानी यूनिवर्स में प्रेजेंट हैं फिर भी इनका खोजा जाना या डिस्कवर होना बाकी है। क्लियर? इसके अलावा क्या बताया बेटा कि मेंडलीव नेम्ड दीज, मेंडलीव गिव द पोजीशन, प्रॉपर्टीज एंड मास, या ऐसे भी कह सकते हो मेंडलीव गिव्स द पोजीशन, प्रॉपर्टीज एंड नेम ऑफ ऑल दीज अनडिस्कवर्ड एलिमेंट। मेंडलीव ने क्या किया बेटा? जो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट थे उनका नेम, उनकी पोजीशन, उनकी प्रॉपर्टीज को भी दिया। एंड मेंडलीव नेम्ड दीज एलिमेंट बाय यूजिंग संस्कृत प्रीफिक्स एका, द्विका एटसेट्रा बाय एडिंग इन द नेम ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट प्रीवियसली इन दैट ग्रुप। यानी उस ग्रुप में जो पहले एलिमेंट प्रेजेंट था उसको जो है ध्यान में रखते हुए एका द्विका जोड़ के दिया। जैसे एल्यूमिनियम के बाद गैलियम उस समय डिस्कवर नहीं था, तो गैलियम का नाम मेंडलीव ने रखा एका एल्यूमिनियम, और एका का मतलब होता है नेक्स्ट इंग्लिश में, द्विका मीन्स होता है सेकंड नेक्स्ट। ओके, या
जैसे फास्फोरस के बाद आर्सेनिक डिस्कवर नहीं था, तो एका फास्फोरस या एका सिलिकॉन, जर्मेनियम उस समय डिस्कवर नहीं था, है ना, तो जर्मेनियम के लिए क्या नाम दिया, एका सिलिकॉन। तो मेंडलीव ने इन अनडिस्कवर्ड एलिमेंट का नेम, उनकी प्रॉपर्टीज, उनकी पोजीशन, सब कुछ जो है दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब इनकी डिस्कवरी हुई बेटा, तब जो मेंडलीव ने इनकी पोजीशन, जो प्रॉपर्टी दिया था, वही पोजीशन और प्रॉपर्टी इनकी पाई गई डिस्कवर होने के बाद भी। ये मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल का कैरेक्टर था। फिर से एक बार, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल एटॉमिक मास पर डिपेंड करती है, यानी इनका पीरियोडिक लॉ क्या है कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। प्रॉपर्टीज की या कैरेक्टर इसका पीरियोडिक टेबल का इनके, तो देयर वेयर 12 सीरीज एंड 8 ग्रुप्स इन द पीरियोडिक टेबल। हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड सीरीज while vertical columns are called group. Next, in these series and groups, all the elements are placed in the increasing order of their atomic mass. Next, in the group Earth, Mendeleev placed three elements together like iron, cobalt and nickel and called as transition element. Mendeleev leave the some gap in the periodic table because of properties of element do not varied with the present element. Next, Mendeleev give the name. Mendeleev leave the some gap in the periodic table because the properties of element do not varied with the element present that time. यानी मेंडलीव ने जो गैप छोड़ा बेटा, क्यों छोड़ा, क्योंकि उस समय उस ग्रुप में जो एलिमेंट प्रेजेंट थे, उनकी प्रॉपर्टी, कोई एलिमेंट ऐसा नहीं था जो उनके समान प्रॉपर्टी शो करता था, इसलिए उन्होंने गैप छोड़ा और बताया कि these elements are present in the universe but these are yet to be discovered. ये एलिमेंट यूनिवर्स में प्रेजेंट हैं, लेकिन इन्हें डिस्कवर होना अभी बाकी है। नेक्स्ट, मेंडलीव ने इन एलिमेंट का नेम, इनकी पोजीशन, इनकी प्रॉपर्टीज को भी एक्सप्लेन किया। और इनका नेमिंग कैसे किया, बाय यूजिंग संस्कृत प्रीफिक्स एका, द्विका एटसेट्रा in the name of previously present element like eka silicon, eka aluminium, etc. This is the characteristic of Mendeleev's periodic table. Clear? अब yes sir. इनकी मेरिट क्या थी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की, तो सबसे मेन मेरिट यही था कि दिस वाज द बेस्ट पीरियोडिक टेबल टिल नाउ गिवन बाय द डिफरेंट साइंटिस्ट, बिकॉज this classifies more properly to the all elements. Second thing, by study of single element we can easily study the properties of all elements present in that group. Another thing, this is the greatest achievement of Mendeleev, that Mendeleev give the properties of those elements which were not discovered at that time. Mendeleev ने उनकी भी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन किया जो उस समय डिस्कवर्ड नहीं थे, और बाद में जब डिस्कवरी हुई तो उनकी प्रॉपर्टी जो मेंडलीव ने दिया था, सेम वही प्रॉपर्टी ऑब्टेन्ड होती है। ठीक ना? ड्रॉबैक, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल का मेरिट क्या था बेटा, एक, दिस वाज द बेस्ट पीरियोडिक टेबल अमंग ऑल द पीरियोडिक टेबल गिवन बाय द डिफरेंट साइंटिस्ट। व्हाई? बिकॉज इट classify all the elements present at that time in a best or proper manner than all the periodic table given by the different scientists. Next thing, Mendeleev placed those elements only in that group which have similar properties. That is, by study of a single element present in the group, we are able to give the properties of all elements present in that group. Next thing, Mendeleev give the properties of those elements which were not discovered at that time. ये इनका सबसे ग्रेटेस्ट अचीवमेंट था, क्योंकि आज तक साइंटिस्ट ने उनकी प्रॉपर्टी तो प्रॉपरली एक्सप्लेन ही नहीं कर सके जो डिस्कवर थे, जबकि मेंडलीव ने उन एलिमेंट की प्रॉपर्टी को बेटा एक्सप्लेन किया जो उस समय तक डिस्कवर नहीं थे, और उनकी प्रॉपर्टी को दिया, उनकी पोजीशन को दिया, उनके बारे में बताया। और सबसे अच्छी बात क्या रही कि जो उन्होंने प्रॉपर्टी बेटा एक्सप्लेन किया, जो प्रॉपर्टी बताया, वही प्रॉपर्टी जब डिस्कवरी हुई तो हमें देखने को मिली।
यानी सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट ऑब्टेन्ड हुए। ये इनका सबसे बेस्ट अचीवमेंट था। इनका ड्रॉबैक बेटा, ड्रॉबैक में राम प्रकाश यादव। सर हाइड्रोजन का, सर हाँ बेटा बोलो। हाइड्रोजन का डिस्कवर हो गया था। हाइड्रोजन की डिस्कवरी हो गई सर थी। इस टाइम हो गया था। हाइड्रोजन की डिस्कवरी 1600 जो है ईस्वी में हुई थी, और इसकी डिस्कवरी पैरासेल्सस से बाद में कैवेंडिश ने किया था। इसका नेमिंग जो है लिबासिए ने किया था। हाइड्रोजन की डिस्कवरी 1600 के अप्रॉक्स हो गई थी, ठीक ना। आइडेंटिफाई 1600 में हुआ था, बाद में हेनरी कैवेंडिश ने इसकी डिस्कवरी किया और इसका नेम हाइड्रोजन लिबासिए ने दिया था, ठीक। हाइड्रोजन उस समय था, ठीक ना। और यहाँ पर हमने इसलिए नहीं शो किया है कि हमने जो है उनकी बारे में, जैसे आपने कहोगे क्या बोलते हैं, न्यूलैंड में भी हाइड्रोजन को हमने नहीं दिखाया, तो जो प्रॉपरली वहां पर प्रेजेंट थे उनके बारे में ज्यादा बताया गया, और जो कहीं से क्या बोलते हैं इरेगुलरिटी क्रिएट करते थे या प्रॉब्लम क्रिएट करते थे उनको नहीं शो किया गया, ठीक ना। हालांकि उन्होंने तो अरेंज किया ही था। अब इनका बेटा ड्रॉबैक क्या था? फर्स्ट ड्रॉबैक, द प्लेस ऑफ हाइड्रोजन वाज अनसर्टेन। हाइड्रोजन का प्लेस अनसर्टेन था, दैट इज हाइड्रोजन को मेंडलीफ ने फर्स्ट और सेवंथ दोनों ग्रुप में रखा था। ये पहला ड्रॉबैक था। दूसरा, प्लेसिंग ऑफ 3 एलिमेंट टुगेदर इन द ग्रुप एर्थ। एर्थ ग्रुप में 3 एलिमेंट को एक साथ रखना ड्रॉबैक था। क्यों? क्योंकि मेंडलीफ तो फ्री थे, 8 के बजाय 10 ग्रुप कर लेते, कौन रोका था, है कि नहीं। लेकिन एक साथ तीनों को रखना ड्रॉबैक था। किसी ग्रुप में एक साथ 3 एलिमेंट को रखना कंप्लीटली रॉन्ग वे है, तो ये भी ड्रॉबैक था। थर्ड ड्रॉबैक कि देयर वाज नो प्रॉपर प्लेस फॉर आइसोटोप, आइसोबार एंड इनर्ट गैस एलिमेंट। हालांकि ये चीज जान लो बेटा, उस समय तक आइसोबार, आइसोटोप्स या इनर्ट गैस एलिमेंट की डिस्कवरी नहीं हुई थी, ठीक ना। लेकिन इसको ड्रॉबैक क्यों कहा गया? क्योंकि मेंडलीफ ने तो उनकी भी प्रॉपर्टी बताया जो डिस्कवर नहीं थे, तो इनकी के बारे में भी मेंडलीफ को बताना चाहिए था। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बेटा आपको बताते हैं बात। अगर हम सभी एलिमेंट के आइसोटोप को जोड़ लें बेटा, तो जो 118 एलिमेंट की पीरियोडिक टेबल है वो करीब 1050 एलिमेंट की हो जाएगी, ठीक ना। अगर सभी एलिमेंट को एटॉमिक मास के आधार पर देखा जाए, यानी आइसोटोप को ले लिया जाए, तो टोटल एलिमेंट मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल अगर इस समय बनानी पड़े इसी आधार पर मास के, तो इस समय करीब 1050 एलिमेंट हो जाएंगे मास के आधार पर, है ना, आइसोटोप के आधार पर। क्योंकि अगर मास के आधार पर बनाओगे तो सभी आइसोटोप को हमको एज एन डिफरेंट एलिमेंट ट्रीट करना पड़ेगा मास के आधार पर, सबका मास अलग अलग है, ओके। फिलहाल ऐसा नहीं होता है। तो मेंडलीफ ने पीरियोडिक टेबल में इनर्ट गैस एलिमेंट के लिए, आइसोटोप के लिए, आइसोबार्स के लिए भी कोई प्लेस नहीं दिया था, ये भी ड्रॉबैक है। नेक्स्ट ड्रॉबैक है बेटा कि प्लेसिंग ऑफ लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड एलिमेंट इनसाइड द पीरियोडिक टेबल। लैंथेनाइड और एक्टिनाइड एलिमेंट को पीरियोडिक टेबल के अंदर रखना, क्योंकि लैंथेनाइड और एक्टिनाइड एलिमेंट की प्रॉपर्टी ऐसी है बेटा कि वो कभी भी पीरियोडिक टेबल के अंदर नहीं हो सकते हैं। और अगर उनको पीरियोडिक टेबल के अंदर रख दिया गया तो इसका मतलब है कि तुरंत एलिमेंट को इरेगुलराइज्ड कर देंगे जो है, और इस प्रकार से पीरियोडिक टेबल ही क्या होगी, जो है इरेगुलर हो जाएगी, यानी एलिमेंट को प्रॉपरली अरेंज करना पॉसिबल नहीं होगा। ये भी ड्रॉबैक है। इस तरह से जो है मेंडलीफ का ड्रॉबैक है। अदर ड्रॉबैक हमने पहले ही बताया, उसका रीजन भी बता दिया, क्या कि प्लेसिंग ऑफ एलिमेंट इन द इरेगुलर मैनर। इरेगुलर मैनर मींस कि प्लेसिंग ऑफ मोर एटॉमिक वेट एलिमेंट बिफोर द लोअर एटॉमिक वेट एलिमेंट लाइक आयोडीन और टेल्यूरियम, कोबाल्ट एंड निकिल। जैसे कोबाल्ट का मास अधिक होता है, निकिल का मास कम होता है, फिर भी कोबाल्ट को पहले रखा गया है, निकिल को बाद में रखा गया है। इसी तरह से आयोडीन और टेल्यूरियम में आयोडीन का मास कम होता है लेकिन बाद में रखा गया है, टेल्यूरियम का मास अधिक होता है लेकिन वो पहले रखा गया है। और इसका रीजन एक ही है, क्योंकि प्रॉपर्टीज जो है वो सिमिलरिटी नहीं शो कर रही थी, इसलिए थोड़ा सा मेंडलीफ ने इनको आगे पीछे कर दिया था।
ये जो है मेंडलीव का ड्रॉबैक था। क्लियर? नाउ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से पहले एक चीज जानना है बेटा, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, उसके बाद टेबल पढ़ेंगे, क्योंकि इस समय करीब 4 मिनट बाकी है। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पढ़ लेते हैं, तब तक ये टॉपिक कंप्लीट भी हो जाएगा और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बेटा H.G.J. मोजले ने दिया था और ये 1913 में दिया था। और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ किस पर बेस्ड है? एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है। ओके, और ये कैसे डिस्कवरी हुई, तो इसका बहुत डिटेल तो नहीं है, लेकिन आप ये जान लो कि जब हेनरी मोजले ने 1913 में क्या किया बेटा कि फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट यानी कि रूट न्यू और एटॉमिक नंबर दैट इज जेड, इसमें ग्राफ प्लॉट किया, तो उन्होंने ग्राफ क्या पाया? स्ट्रेट लाइन। ओके, ध्यान दो बेटा, मोजले ने बेटा जब फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर में ग्राफ प्लॉट किया तो क्या पाया कि एक स्ट्रेट लाइन पाया, यानी कि और फ्रीक्वेंसी कहां से लिया गया, इसको और थोड़ा डिटेल जान लो। फ्रीक्वेंसी का रिलेशन स्पेक्ट्रम से है या एटम के स्पेक्ट्रम से है, जिसे हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। यानी कि जब किसी एलिमेंट का हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम स्टडी करते हैं, तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम स्टडी करने में उसमें जो स्पेक्ट्रल लाइंस ऑब्टेंड होती हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी या उनकी जो है वेवलेंथ कह सकते हो, लेकिन फ्रीक्वेंसी ज्यादा बेटर वर्ड है या ज्यादा बेटर होता है, उसमें उन्होंने किया था, इसलिए हम फ्रीक्वेंसी वर्ड यूज करेंगे। फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट में डिफरेंट एलिमेंट के लिए जब इन्होंने ग्राफ प्लॉट किया बेटा, तो क्या पाया? स्ट्रेट लाइन पाया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एटॉमिक नंबर होता है एलिमेंट का, उसी के अकॉर्डिंग उसकी फ्रीक्वेंसी या उसका स्पेक्ट्रम हमें ऑब्टेंड होता है। यानी जो एलिमेंट की प्रॉपर्टी है, दैट वन इज डिपेंड ऑन देयर एटॉमिक नंबर, है ना। जो एलिमेंट्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी या उनकी प्रॉपर्टी जो है कि या उनका स्पेक्ट्रम जो है, वो उनके एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करता है। और इसी आधार पर हेनरी मोजले ने बताया बेटा कि एटॉमिक मास इज नॉट द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, एटॉमिक नंबर इज द बेसिक ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल एलिमेंट, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल एलिमेंट। और इस तरह से न्यू या मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की डिस्कवरी या न्यू या मॉडर्न पीरियोडिक लॉ हेनरी मोजले ने दिया 1913 में। और क्या बताया कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। बस ठीक। तो क्या बताया बेटा कि जो किसी एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं या सिंपली एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, वो किस पर डिपेंड करती हैं? एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती हैं। और यहां से फर्स्ट टाइम ये शुरुआत हुई कि जो एलिमेंट हैं उनकी प्रॉपर्टी एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती है, ना कि एटॉमिक मास पर, ठीक ना। और इस तरह से मॉडर्न पीरियोडिक लॉ मोजले ने दिया। इसके आधार पर आप क्या बता सकते हो कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, दिस इज नोन एज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। अब आपको हम एक चीज और बताएं, शुरू में मास को क्यों लिया गया? क्योंकि ज्यादातर आप देखोगे या कुछ बच्चे शुरू में पूछते भी हैं कि सर जो मास होता है एलिमेंट का, उनके एटॉमिक नंबर का 2 टाइम्स होता है, ट्वाइस होता है। तो जनरली क्या होता है बेटा कि जो एलिमेंट होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर लोअर है, जैसे अप टू 20 तक, तो 20 तक एलिमेंट में आप क्या पाओगे कि जो एटॉमिक नंबर होता है उनका मास लगभग उनका ट्वाइस होता है। इसका मतलब क्या